So children, now we are coming to a very important section of this chapter, impact of globalization on agriculture. अब हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट हुआ. Globalization is not a new phenomenon. It was there at the time of colonialization. In the 19th century, when European traders came to India, at that time too, Indian spices were exported to different countries of the world, and farmers of South India were encouraged to grow these crops. Now, globalization एक नया phenomenon तो नहीं है. ये जब इंडिया colonized थी तब भी था. 19th सेंचुरी में भी यूरोपियन ट्रेडर्स आते थे, इंडियन स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करते थे डिफरेंट कंट्रीज़ में, और फार्मर्स ऑफ साउथ इंडिया को भी इनकरेज करते थे कि वो ऐसी ही क्रॉप्स उगाएं. टिल टुडे इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइटम्स टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया. और अभी तक स्पाइसेस एक इम्पॉर्टेंट आइटम है एक्सपोर्ट की इंडिया से. ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, कॉटन बेल्ट्स of India attracted the British, and ultimately cotton was exported to Britain as a raw material for the textile industries. अब जो कॉटन बेल्ट्स है इंडिया की, उसने अट्रैक्ट करा ब्रिटिशर्स को, क्योंकि एज वी नो जो क्लाइमेट है कॉटन ग्रोथ के लिए वो यूरोप में अवेलेबल नहीं है. सो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, जो कॉटन था वो एज अ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होने लग गया टू ब्रिटेन, वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लरिश ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया. अब जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है मैनचेस्टर और लिवरपूल में, वो फ्लरिश, वो मतलब अच्छी हुई इसलिए कि उनको गुड क्वालिटी कॉटन मिल रहा था इंडिया से. अब चंपारण मूवमेंट दैट स्टार्टेड इन 1917 बिहार, वो स्टार्ट क्यों हुआ था? वो स्टार्ट इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ के जो फार्मर्स थे उनको फोर्स करा जा रहा था कि वो इंडिगो उगाएं अपनी लैंड पे, बिकॉज वो नेसेसरी था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए जो ब्रिटेन में लोकेटेड थी. और एज वी नो, अब इंडिगो क्यों फोर्स करते थे वहाँ ब्रिटिशर्स कि वो इंडिया में उगाए? बिकॉज इंडिगो इज़ यूज्ड टू डाई क्लोथ्स, और उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रही थी और वहाँ पे डाई करने के लिए कपड़ा वो इंडिगो चाहिए था. इंडिगो ब्रिटेन में नहीं उग सकता था बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस. सो और इंडिगो बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस भी था. तो जब वो प्रॉफिटेबल बिजनेस था तो जो ब्रिटिशर्स थे वो फोर्स करते थे पीजेंट्स को कि वो उगाएं. और जब इंडिगो उगाया जाता है किसी भी लैंड पे, तो इंडिगो उगाने के बाद जो सॉइल बचती है पीछे जो छूटती है वो फर्टाइल नहीं रहती. इंडिगो सारा फर्टिलिटी अपने साथ ले लेता है, और इंडिगो ग्रो भी सिर्फ फर्टाइल लैंड पर होता है. तो जब इंडिगो ग्रो हो जाता है उसके बाद अनफर्टाइल लैंड बचती है जिसमें फार्मर्स कोई दूसरी क्रॉप नहीं उगा सकते थे. इसीलिए फार्मर्स नहीं चाहते थे कि वो इंडिगो उगाएं. नाउ दे वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो, और इंडिगो एक कैश क्रॉप है, फूड क्रॉप तो है नहीं. They were unable to grow food grains to sustain their lives. अब फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो सारा लैंड इंडिगो के लिए यूज़ होता था, एंड सेकेंड ऑफ ऑल फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती थी, तो फार्मर्स अपने फैमिलीज़ के लिए फूड ग्रेन्स नहीं उगा पाते थे. अंडर ग्लोबलाइजेशन, particularly after the 1990, the farmers in India have been exposed to new challenges. Despite being an important producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute and spices, our agricultural products are not able to compete with the developed countries because of the highly subsidized agriculture in those countries. Now,
अब हमारे फार्मर्स को 1990 के बाद से बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट एंड स्पाइसेस का, बट वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ फेस नहीं कर पा रहा है एग्रीकल्चरल कंपटीशन। क्यों? क्योंकि जो उनका जो फूड है, जो उनका ये क्रॉप्स हैं, वो हाईली सब्सिडाइज्ड है। मतलब जो एग्रीकल्चर भी है वहाँ का बहुत हाईली सब्सिडाइज्ड है, वहाँ पे उनको बहुत सब्सिडी मिलती है, बहुत अच्छा ग्रोथ है वहाँ पर। नाउ टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड्स इटसेल्फ एट द क्रॉसरोड्स। क्रॉसरोड्स मतलब दे आर स्टैंडर्ड कि कौन सा पाथ लें। टू मेक एग्रीकल्चरल सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल, proper thrust should be given to the improvement of the condition of marginal and small farmers। अब अगर एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल बनाना है और प्रॉफिटेबल बनाना है तो एक थ्रस्ट मतलब इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स के लिए। मार्जिनल जिनके पास बहुत छोटा सा लैंड होता है, और स्मॉल फार्मर्स जो ऑब्वियसली ज़्यादा रिच नहीं है, तो उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी आपको एग्रीकल्चर में सक्सेस और प्रॉफिट मिलेगा। द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रॉमिस्ड मच। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था एक विद द यूज़ ऑफ HYV सीड्स एंड ऑल दैट, बट टुडे इट्स अंडर controversies. It's being alleged that it has caused land degradation due to overuse of chemicals, drying aquifers and vanishing biodiversity. The key word today is gene revolution, which includes genetic engineering. Now basically green revolution क्या था? Green revolution ये था use of HYV seeds of fertilizers, chemical fertilizers, chemical pesticides, और ये सब यूज़ हो insecticides and all that। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में आप ये सब यूज़ तो कर लोगे, पर उससे होगा क्या? अगर आप HYV सीड्स यूज़ कर रहे हो तो जो जेनेटिक जो लोकल सीड्स हैं वो अपने यूज़ खो देंगे, जो जीन्स हैं, जो जीन्स पास ऑन हो रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो कहीं ना कहीं आपकी डिक्रीज़ होगी बिकॉज यू आर यूजिंग केमिकल्स, है ना। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या थे ग्रीन रेवोल्यूशन के? कॉज लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर यूज ऑफ केमिकल्स, ड्राइंग एक्विफायर्स एंड वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि जब आप HYV यूज़ कर रहे हो, सीड्स यूज़ कर रहे हो, तो बायोडाइवर्सिटी को आप जो सीड्स के बायोडाइवर्सिटी उसको आप ख़त्म कर रहे हो। अब टुडे जो कीवर्ड है वो जीन रेवोल्यूशन है, कि उस जीन को रेवोल्यूशनाइज करा जा सके अच्छे करने के लिए। आप सब्स्टिट्यूट ना करो उस जीन को, आप उसी को ही रेवोल्यूशन, उसी में ही प्रॉपर चेंजेस लाओ। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ रिकग्नाइज्ड एज अ पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स। सो आप ग्रीन रेवोल्यूशन में आप जीन रेवोल्यूशन करो, दैट इज़ द मेन पॉइंट। इसके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की आवश्यकता है। Now can you name any gene modified seed used in vastly in India? This is your homework। क्या आपको कोई ऐसा जीन मॉडिफाइड सीड पता है जो इंडिया में वास्टली यूज़ होता है? This is your question 1 for the worksheet। In fact, organic farming is much in vogue today because it is practiced without factory-made chemicals such as fertilizers and pesticides. Hence, it does not affect environment in a negative manner. Now, in organic farming बहुत अच्छा है, मतलब it is in fashion। Why? Because वो factory made chemicals यूज़ नहीं करता है, उसमें नेचुरल फर्टिलाइजर्स, नेचुरल पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है जो इन्वायरमेंट को किसी भी नेगेटिव मैनर में हार्म नहीं करता है। Now as you can see, problems associated with pesticide are widely recognized in developed and developing countries।
एज यू कैन सी ये लोग केमिकल पेस्टिसाइड्स स्प्रे कर रहे हैं उसमें, एंड अल्टीमेटली हम ही को ये क्रॉप्स खानी है तो हमें ये नेगेटिव इम्पैक्ट देंगी। पर अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का यूज़ करें तो हमें इतना हार्म नहीं करेगा। A few economists think that Indian farmers have a bleak future if they continue growing food grains on the holdings that grow smaller and smaller as the population rises। अब जो इकोनॉमिक्स हैं, कुछ इकोनॉमिक्स ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि इंडियन फार्मर्स का कोई फ्यूचर नहीं, मतलब बहुत कम फ्यूचर है, मतलब इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल, ब्लीक फ्यूचर है बिल्कुल। क्योंकि अगर वो कंटिन्यू करते हैं फूड ग्रेन्स उगाना तो उनका जो लैंड है उस पर प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन राइज होती जाएगी। और जो अभी मैंने बताया था ना लैंड इनहेरिटेंस, उससे क्या होगा, उससे छोटे पे छोटा लैंड होता जाएगा और पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जाएगी। Now India's rural population is about 833 million on the सर्वे ऑफ 2011। अभी 2020 है, सोचो कितनी बढ़ रही होगी। विच डिपेंड्स अपॉन 250 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली हेक्टर्स ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। अब देख रहे हो लोग ज़्यादा है, लैंड कम है। एन एवरेज ऑफ लेस दैन हाफ अ हेक्टेयर पर पर्सन, और एवरेज पे हाफ हेक्टेयर एक इंसान के लिए कम है। तो अगर आप पॉपुलेशन देखो और एग्रीकल्चरल हेक्टेयर देखो लैंड के टर्म्स में तो बहुत कम है। इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल to high value crops. This will increase incomes and reduce environmental degradation simultaneously. Now over here there is a solution कि इंडियन फार्मर्स को क्या करना चाहिए, उनको डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपना क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। सीरियल से लेकर हाई वैल्यू क्रॉप्स तक उनको उगाना चाहिए, उनको क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, उनकी इनकम्स इंक्रीज़ होगी और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कम होगा। बिकॉज फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स लाइक जट्रोफा एंड जोजोबा नीड मच लेस इरीगेशन दैन राइस और शुगर केन। तो ये जो चीज़ें हैं वो उनको इरिगेशन कम चाहिए होती है बजाय कि राइस और शुगर केन। उसमें अभी हम लोग ने पढ़ा भी है कि उसमें जो पानी है, जो इरिगेशन है, उनको ज़्यादा चाहिए होता है। इंडियाज़ डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस्ड टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। और इंडिया का क्लाइमेट भी ऐसा है जिसमें आप वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स उगा सकते हो। आपके पास एक दो चॉइस तक सीमित नहीं हो, आप हाई वैल्यू क्रॉप्स भी उगा सकते हो। ओके, बिकॉज इंडिया का क्लाइमेट ऐसा है। अब अगर आप किसी बहुत कोल्ड कंट्री पे जाओ तो उधर गिने चुने ही आइटम आप उगा सकते हो, आप ज़्यादा नई चीज़ें उगा सकते हो बिकॉज ऑफ फ्रोज़न, क्योंकि वो आधा टाइम तो जमा ही रहेगा, फिर जो आधा टाइम उसमें बचेगा समर के टाइम में भी आप क्या ही कर लोगे, कितनी क्रॉप्स उगा सकते हो। एक वैरायटी तो होगी जिसमें आप उगा सकते हो, एक थोड़े से ही तो आइटम्स होंगे। पर इंडिया का क्लाइमेट ऐसा है जहाँ पे आप वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स उगा सकते हो, फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स आप सब उगा सकते हो। So if I say what is the impact of globalization on agriculture, India being an important producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute and spices, agricultural products are not able to compete with the developed countries because of the highly subsidized agriculture in those countries. To make India's agriculture successful and profitable, proper thrust should be given to the improvement of the condition of marginal and small farmers. Globalization has caused the land degradation due to overuse of chemicals, drying aquifers and vanishing biodiversity. So these 3 points will be included if I ask.
analyze the impact of globalization on Indian agriculture. Okay. And if I ask why why do economists think that Indian farmers have a bleak future? First point ये रहेगा that due to increase in population, land holdings are become smaller and smaller. Then population ratio of population to agricultural land is very less. The share of agriculture sector in the GDP is also falling. So ये 3 पॉइंट लिखेंगे. 2 GDP का पॉइंट यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, बट एक ये प्रॉपर पॉइंट है इस आंसर के लिए. ओके, सो योर क्वेश्चंस विल बी first I have already given that can you name any gene modified seed used vastly in India. Second question will be analyze the impact of globalization on Indian agriculture. Third question will be why do the economists think that Indian farmers have a bleak future. Fourth question will be how should farmers improve their conditions, or answer to this is the last paragraph. Okay.